नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। दशहरा रैली को लेकर छिड़ी महाभारत में हुई एनसीपी चीफ की एंट्री। शरद पवार ने दी सीएम एकनाथ शिंदे को सलाह, बोले टकराव से बचने का प्रयास करें और बने मिलनसार। उत्तराखंड में मंत्री के करीबी को मिली सरकारी नौकरियों की होगी जांच। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने की जांच समिति गठित, 1 महीने में रिपोर्ट देगी समिति। एआईएमआईएम चीफ ने हैदराबाद मुक्ति दिवस के नाम पर जताया ऐतराज। असदुद्दीन ओवैसी ने की राष्ट्रीय एकीकरण दिवस नाम रखने की मांग। अमित शाह और केसीआर को लिखा पत्र। एशिया कप में फिर भिड़ेगी भारत पाकिस्तान की टीम। रविवार यानी 4 सितंबर को खेला जाएगा महामुकाबला। तो ये थी सुर्खियां। आइए आप बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है नीतीश कुमार के बड़े ऐलान से। बिहार की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने के बाद अब बारी देश की सत्ता से बाहर करने की है। 2024 के लिए नीतीश कुमार ने भरी है हुंकार। क्या पीएम मोदी के सामने टिक पाएंगे नीतीश कुमार? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे झारखंड के सियासी संकट में अपना फायदा देख रही है बीजेपी। वहीं बात होगी महाराष्ट्र में शिंदे सरकार पर मंडराते खतरे की। क्या जाने वाली है शिंदे की सीएम कुर्सी? इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी दूसरे राज्यों में जेडीयू को नुकसान पहुंचाकर अपना बदला ले रही है। लेकिन आज सीएम नीतीश ने भी साफ कर दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं। मणिपुर का हिसाब वो 2024 के आम चुनाव में बीजेपी से चुकता करने वाले हैं। नीतीश की इस चुनौती के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। एनडीए से अलग होने के बाद से नीतीश भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। ऐसे में अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की है। नीतीश ने मणिपुर में बीजेपी की साजिश पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कोई संवैधानिक चीज नहीं है। देश में नई राजनीति चल रही है, दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ना गलत है। इसलिए 2024 में पूरा विपक्ष मिलकर इन्हें सबक सिखाएगा। देश में इस समय लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नीतीश ने कहा कि अगर 2024 में विपक्ष एकजुट रहा तो निर्णय बहुत अच्छा आएगा। इस दौरान नीतीश ने सवाल पूछा कि दूसरी पार्टी के चुने हुए लोगों को तोड़ना क्या कोई संवैधानिक काम है? जब से नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन से नाता जोड़ा है, तब से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश की ताकत से डरी बीजेपी अब उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। गौरतलब है कि मणिपुर में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। यहाँ 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर नीतीश ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इतना ही नहीं, जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर मणिपुर में पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया है। अब जेडीयू के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन बीजेपी की इस हरकत ने उसकी बदला लेने की नीति को उजागर कर दिया है और ऐसा करके बीजेपी जेडीयू से बदला लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन नीतीश ने बीजेपी की इस हरकत का करारा जवाब दे दिया है। ऐसे में देखना होगा कि अब नीतीश के बयानों पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। नीतीश कुमार के बयान से साफ है कि अब बीजेपी की खैर नहीं, बीजेपी को करारा जवाब मिलेगा। वैसे इस बार 2024 की जंग काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस बार एकजुट विपक्ष पीएम मोदी को चुनौती देने वाला है और जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक देश में बदलाव की हवा बह रही है। अगर विपक्ष एक खास रणनीति से आगे बढ़ता है तो एनडीए के लिए 2024 में बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में जिस तरह से बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उसके बाद महागठबंधन के हौसले काफी बुलंद हैं और अब पीएम मोदी के सामने एक नहीं बल्कि विपक्ष के कई चेहरे पीएम पद के दावेदार के रूप में नजर आ रहे हैं। इनमें सबसे ऊपर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केसीआर के नाम हैं। जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद इस कयास को बल मिला है कि विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक चेहरा मिल गया है। इसके बाद नए सिरे से विपक्षी एकता की अटकलें तेज हुई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद भी कह चुके हैं कि अगली बार थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि मेन फ्रंट बनेगा। लेकिन क्या वास्तव में ये होगा? कहने सुनने में विपक्षी एकता और विपक्ष के चेहरे की बात जितनी आसान लगती है, लेकिन डगर उतनी ही कठिन है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव अभी काफी दूर है। अभी विपक्षी दलों को दावेदारी की बजाय वो काम करने चाहिए जो एक विपक्षी पार्टी को करने होते हैं, यानी सरकार की खामियों को जनता के बीच ले जाएं। लेकिन वो सब करने की बजाय दावेदारी की जा रही है जिसका अभी कोई औचित्य नहीं है।
मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में चेहरा मिल जाने से चुनाव जीत लेना आसान नहीं होगा। निश्चित रूप से जेडीयू आरजेडी की जुगलबंदी का असर देश की राजनीति पर पड़ेगा, लेकिन ये समझना होगा कि आम चुनाव दो उम्मीदवारों के बीच का चुनाव नहीं है, इसलिए इसकी तैयारी के लिए विपक्ष को अभी से अपनी रणनीति बनाकर काम करना होगा। इसके अलावा विपक्षी एकता में और भी कई बुनियादी अड़चनें हैं। कांग्रेस कभी भी क्षेत्रीय दलों के पीछे नहीं खड़ी होगी। कई क्षेत्रीय दल स्थानीय राजनीति के चलते एक मंच पर नहीं आ सकते। ये बुनियादी समस्याएं पहले से बनी हुई हैं और कोई हल इनका नजर नहीं आता है। फिलहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को फिर से बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने का काम कर सकती है और अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो क्षेत्रीय दल अपने आप कांग्रेस के पीछे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा मौजूदा राजनीतिक हालात में काफी अहम है। विपक्ष 2024 में पीएम मोदी को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं झारखंड में बीजेपी अपने ही सियासी खेल में उलझ चुकी है। झारखंड के सियासी संकट में अब तक गेंद राज्यपाल के पाले में थी, लेकिन अब सत्ता पर काबिज सोरेन सरकार ने राज्यपाल पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसके बाद राज्यपाल दिल्ली की ओर देख रहे हैं। फिलहाल इस खेल में बीजेपी बैकफुट पर है। देखते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड में क्या होने वाला है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता बचेगी या जाएगी? उन्हें सदन से सिर्फ अयोग्य घोषित किया जाएगा या भविष्य में चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया जाएगा? इसका फैसला राज्यपाल को करना है, लेकिन राज्यपाल चुनाव आयोग से आई रिपोर्ट को खोलने को ही तैयार नहीं दिख रहे हैं, जिस कारण से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अभी हाल ही में महागठबंधन के कुछ विधायकों ने राज्य के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद उन्होंने 1 से 2 दिन में फैसला लेने की बात कही है। दरअसल सत्तारूढ़ यूपीए विधायकों ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग की सिफारिश पर रुख साफ करने का आग्रह किया। ऐसे में राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से इस मामले को इतना लटकाने के चलते उन पर आरोप भी लगने लगे हैं। उधर राजनीतिक संकट के बीच राज्यपाल रमेश बैस एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए। अब राज्यपाल के दिल्ली दौरे ने अटकलों को और तेज कर दिया है कि राज्यपाल इस मामले में जानबूझकर देर कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपीए घटकों ने राज्यपाल रमेश बैस पर निर्णय की घोषणा में जानबूझकर देरी करके राजनीतिक खरीद फरोख्त को बढ़ाने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, यूपीए ने जोर देकर कहा कि एक विधायक के रूप में सीएम की अयोग्यता सरकार को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 81 सदस्यीय सदन में पूर्ण बहुमत हासिल है। सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम के 30, कांग्रेस के 18 और आरजेडी के 1 विधायक है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के सदन में 26 विधायक हैं, यानी झारखंड सरकार को गिराना बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी है। लेकिन फिर भी बीजेपी कोशिश कर रही है और राज्यपाल बीजेपी की सहायता कर रहे हैं। सिर्फ झारखंड सरकार ही नहीं, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनके राज्य में भी जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के छापे पड़ते नजर आएंगे, क्योंकि झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक रायपुर के पास एक रिजॉर्ट्स में ठहरे हैं। अब इन सभी आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी हर तरफ से घिर चुकी है। झारखंड में ऊंट किस करवट बैठेगा, अब ये विधायक तय करेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र में भी शिंदे सत्ता में रहेंगे या नहीं, अब शिंदे गुट के बागी विधायक ये तय करने वाले हैं। उद्धव को छोड़कर आए कई विधायकों को अब तक मंत्री पद नहीं मिला है, जिससे उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है और इस नाराजगी का खामियाजा सीएम शिंदे को कुर्सी गवा के चुकाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में नई सरकार बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन अभी से अनबन और मनमुटाव की खबरें आने लगी हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि शिंदे गुट जो आरोप लगाकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी वही सब कर रही है और इसी सब के चलते शिंदे गुट और बीजेपी के बीच की तल्खियां बढ़ती दिख रही है। और इस मनमुटाव के बीच आई शिंदे और उद्धव के निजी सचिव नार्वेकर की तस्वीर ने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब गृह मंत्री अमित शाह को भी महाराष्ट्र आना पड़ रहा है। हालांकि उनका ये दौरा बीएमसी चुनाव को लेकर बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नई सरकार में मची हलचल को थामने के लिए ही शाह को आना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आगामी बीएमसी चुनाव से पहले नई सरकार में पैदा हुए असंतोष को खत्म करने के लिए अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही शिंदे सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हो सकता है और राज्य सरकार में 23 और मंत्री को जगह मिल सकती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल विस्तार के मामले पर चर्चा कर सकते हैं।
अब अचानक से कैबिनेट विस्तार की चर्चा होना बीजेपी के अंदर पैदा हुए डर को साफ जाहिर कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट विस्तार कर शिंदे गुट को खुश करने की कोशिश की जा रही है और इस विस्तार में शिंदे गुट के नाराज विधायकों को जगह दी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच ये नाराजगी मंत्रिमंडल विस्तार से ही शुरू हुई थी। विस्तार के बाद कई विधायकों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, जिसके बाद विभागों के लिए आवंटित बजट पर भी शिंदे गुट ने आपत्ति जताई थी। अब इस सब को देखते हुए बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इस मनमुटाव को खत्म करना चाहती है। अब बीजेपी को कितना फायदा मिल पाएगा ये देखना होगा। सीएम एकनाथ शिंदे फिलहाल नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हैं। अब उनकी ये कोशिश कामयाब होती है या नहीं, ये जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात है, अगर शिंदे गुट में टूट हुई तो उद्धव ठाकरे जरूर मजबूत होंगे। महाराष्ट्र के बाद रुख करते हैं उस खबर की ओर जहां बीजेपी नेताओं ने कानून को कमजोर करने की कोशिश की। आज झारखंड के देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर दबाव बनाकर रात में चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ कराने के मामले में बीजेपी नेताओं समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटे सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का नाम शामिल है। झारखंड पुलिस ने देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध लगाने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, उनके 2 बेटों सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, देवघर हवाई अड्डे के निदेशक समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन सभी पर देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जबरन घुसने का आरोप है। सुरक्षा प्रभारी सुमन आनंद की शिकायत पर 1 सितंबर को कुंडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया कि इन लोगों ने जबरन एटीसी रूम में एंट्री करके कई सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है और अधिकारियों पर टेक ऑफ करने के लिए दबाव डाला। शिकायत में सभी पर दबाव बनाकर जबरन एटीसी क्लियरेंस लेने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे दुमका छात्रा मामले में परिजनों से मिलने चार्टर्ड प्लेन से देवघर पहुंचे थे। एयरपोर्ट से शाम 6 बजे तक ही उड़ान की इजाजत थी, लेकिन सांसद पर जबरन शाम 5:30 पर क्लियरेंस लेने का आरोप है। इस घटना के बाद ही अधिकारी ने एयरपोर्ट की सुरक्षा का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज की थी। दोनों सांसदों निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल के साथ ही हवाई अड्डे के निदेशक सहित 9 लोगों पर आईपीसी की धारा 336, 447, 448 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कुंडा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने इसकी जानकारी दी है। इस मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से हम मिलने गए तो आप इतने बौखला गए कि पेड सिस्टम हमें गाली देने लगा। लेकिन ये सब जानते हैं कि निशिकांत दुबे का असली मकसद पीड़ित परिवार से मिलना तो सिर्फ बहाना था, बल्कि उनका असली खेल तो झारखंड में महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करना है, जिसकी तैयारी बीजेपी लंबे वक्त से कर रही है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में शहमात का खेल शुरू हो चुका है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है। अब देखना होगा कि सियासी संकट के बीच फंसी हेमंत सोरेन सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है। अभी तो बीजेपी सांसद मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता झारखंड में सोरेन सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने निकले थे, लेकिन अब खुद ही कानून के रडार पर आ गए। झारखंड ही नहीं, बीजेपी तेलंगाना में भी अपने पैर जमाने के चक्कर में है। आज तेलंगाना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक राशन वितरण दुकानदार से भिड़ गई। वजह पीएम मोदी की तस्वीर दुकान से गायब थी। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी आम जनता के लिए योजना शुरू करने में शायद उतना खर्चा नहीं करती जितना उसका प्रचार करने में करती है। ये आरोप विपक्ष लगाता रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ प्रचार पर ही फोकस करती है और ऐसे ही आरोप एक बार फिर बीजेपी पर लग रहे हैं। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिलाधीश को फटकार लगाती नजर आ रही है। सीतारमण के इस बर्ताव पर हैरानी जताते हुए रामाराव ने कहा कि उच्च पदों पर आसीन लोगों का ऐसा बर्ताव अखिल भारतीय सेवा के मेहनती अधिकारियों का मनोबल गिराएगा। केंद्रीय मंत्री पर अपने हमले जारी रखते हुए रामाराव ने कहा कि सभी बीजेपी शासित राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर तेलंगाना के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू तेलंगाना बैनर लगाने का समय आ गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सीतारमण ने डीएम को फटकार क्यों लगाई। तो आपको बता दें कि सीतारमण ने जिलाधिकारी से पूछा कि बिरकुर में उचित मूल्य की दुकान पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों गायब है। अब सीतारमण का ये सवाल दर्शाता है कि केंद्र की मोदी सरकार जनता की सुविधा के लिए नहीं बल्कि अपने प्रचार के लिए योजनाएं लाती है और अब उनके इसी सवाल पर केंद्र की मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर हो गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सीतारमण ने जिलाधिकारी से और भी कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि जो चावल खुले बाजार में 35 रुपए में बिक रहा है वो यहाँ 1 रुपए में लोगों को बांटा जा रहा है।
इसमें राज्य सरकार का कितना हिस्सा है? वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र साजो सामान और भंडारण सहित सभी लागत का वहन कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में चावल की आपूर्ति की जा रही है। साथ ही ये जवाब पाने की कोशिश हो रही है कि मुफ्त चावल लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। अब इन सवालों का जवाब न दे पाना जिलाधिकारी को भारी पड़ गया और केंद्रीय मंत्री उन पर भड़क उठी। लेकिन इन सवालों में खास सवाल सिर्फ पीएम मोदी की फोटो गायब होना ही था, जिससे बीजेपी की मानसिकता का साफ पता चलता है। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के वादे को याद दिलाने पर भड़के बीजेपी सांसद की। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन बीजेपी अभी से ही राज्य में गहलोत सरकार के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब बीजेपी सांसद का सामना किसानों से हुआ तो किसानों ने पीएम मोदी के वादों को याद दिला दिया, जिसके बाद बीजेपी सांसद किसानों पर भड़क गए। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर से बीजेपी सांसद महंत बालकनाथ किसानों से उलझ गए। मामला पूर्वी राष्ट्रीय नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने से जुड़ा है। दरअसल किसान ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने के लिए अलवर में किसान बीजेपी सांसद को ज्ञापन देने आए थे। बीजेपी सांसद बालकनाथ ने किसानों से कहा, अशोक गहलोत से पानी लो। जवाब में किसानों ने सांसद को पीएम मोदी का वादा याद दिलाया। इस पर बीजेपी सांसद भड़क गए। सोशल मीडिया पर तेजी से इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि डीवी लाइव इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। किसान संगठनों ने अलवर सांसद के व्यवहार की निंदा की है। राजस्थान के बड़े किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि बीजेपी सांसद का किसानों के प्रति व्यवहार अशोभनीय है। किसानों ने सांसद को सिर्फ पीएम मोदी के वादे को याद दिलाया, इसमें ही भड़क गए। सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें किसानों की मांगों को सुनना चाहिए था। हिम्मत सिंह ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने खुद जयपुर और अजमेर की जनसभा में ईआरसीपी को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने का वादा किया था, लेकिन आज भाजपा अपने वादे से मुकर रही है। प्रोजेक्ट की डीपीआर और कार्य योजना वसुंधरा राजे के शासनकाल में बनी थी, लेकिन आज भाजपा इसमें संशोधन की बात कर रही है। किसान नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार किसान विरोधी है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहती है। आपको बता दें कि पूर्वी राष्ट्रीय नहर परियोजना को लेकर सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दूसरे पर निशाना साध चुके हैं। सीएम गहलोत केंद्रीय मंत्री शेखावत को निकम्मा तक बता चुके हैं। निकम्मा शब्द को परिभाषित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि ऐसा मंत्री जो कोई काम नहीं करता हो। सीएम गहलोत ने कहा था कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान का है। राजस्थान ने बीजेपी को 25 में से 24 सांसद दिए, लेकिन आज तक बीजेपी सांसदों ने पीएम मोदी के सामने राजस्थान के हितों से जुड़े मुद्दे नहीं उठाए हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।